जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आय व्यय खाता जो है इसे मैं समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ प्राप्तियां लिखा है। प्राप्तियों को हम आय पक्ष में लिखते हैं और जो भुगतान है इसे व्यय पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि प्राप्तियां हमारे लिए आय होती है और भुगतान हमारे लिए व्यय होते हैं। तो इन दोनों का लेखा कैसे किया जाता है, तो इसमें जो समायोजन है, इन समायोजन को ध्यान में रखते हुए पूरा खाता तैयार करना होता है। और यह एक नाम मात्र का खाता होता है। नाम मात्र के खाते के ही नियम यहाँ पे लागू होते हैं। तो पहला है वार्षिक चंदा, और वार्षिक जो चंदा है इससे हमें आय प्राप्त होगी। तो हम वार्षिक चंदा आय पक्ष में लिख देंगे। राशि है 652 रुपए। इसमें समायोजन दिया गया और कहा गया कि वार्षिक चंदा 100 रुपए बकाया है। बकाया है अर्थात इस वर्ष का हमें मिलना है, और मिलना है तो अभी मिला नहीं लेकिन है इसी वर्ष का, इसलिए हम इसे जोड़ देते हैं और 752 रुपए हम राशि के कॉलम में बकाया चंदा लिख देते हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा है आजीवन सदस्यता शुल्क, अर्थात जो ऐसे सदस्य होते हैं जो एक बार ही पूरा चंदा दे देते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क के नाम से जाना जाता है और उसे आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। 496 रुपए यह प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हमें विनियोग पर ब्याज प्राप्त हुआ है, और विनियोग के ब्याज के संबंध में आप देखिए कोई समायोजन नहीं है, तो जो भी विनियोग का ब्याज है उसे लिखेंगे। और विनियोग यदि सिर्फ होता तो यह पूंजीगत होगा, लेकिन विनियोग पर जो ब्याज है वो हर वर्ष हमें प्राप्त होता है, इसलिए यह आगमगत होता है। और आगमगत होता है तो उसे पूरा लिख देंगे, जितनी राशि है 76 रुपए। इसी प्रकार विविध प्राप्तियां 32 रुपए। तो विविध अर्थात कई प्रकार से हमें प्राप्तियां हुई है, तो उनके नाम हम एक साथ करके जो छोटी छोटी राशियां होती उन्हें हम विविध प्राप्तियों के नाम से यहाँ लिखकर और उसकी राशि लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितना भी यहाँ पर आपने देखा होगा प्राप्तियों से संबंधित जो भी मदे हैं उन्हें हमने लिख चुका है यहाँ पर। और अब देखिए व्यय की बात करते हैं। भुगतान में पहला आता है सामान्य व्यय की बात करते हैं, और सामान्य व्यय में भी आप देखिए एक समायोजन है, इसीलिए इस पर निशान लगा के रखा हुआ है हमने। तो सामान्य व्यय 216 है, और इससे संबंधित सामान्य व्यय के 20 रुपए अदत्त है। तो अदत्त को हम जोड़ देते हैं, और अदत्त 20 रुपए जोड़कर कुल राशि जो रहेगी 236 रुपए बाहर निकाल देंगे, जोड़कर प्लस करके निकाल देंगे। इसी प्रकार देखिए वेतन एवं मजदूरी की बात आती है, तो वेतन एवं मजदूरी व्यय है हमारे लिए, तो हम इसे व्यय पक्ष में लिखते हैं। और वेतन एवं मजदूरी की जो राशि है 220 रुपए वह लिख दिया हमने। और इस पे भी आप देखिए एक निशान लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे सचिव का वेतन 70 रुपए अदत्त है, तो यहाँ पर अदत्त वेतन के नाम से जोड़ना पड़ेगा 70 रुपए और 290 रुपए राशि के कॉलम में हम लिख देंगे। आगे भुगतान में फर्नीचर जो लिखा हुआ है, फर्नीचर हमने खरीदा होगा, और फर्नीचर खरीदा होगा तो आप समझिए खरीदने के कारण ये पूंजीगत है, लंबे समय तक काम आएगा। कर की बात कर लेते हैं, और कर हमारे पास में हमने 224 रुपए चुकाया है। कर में कोई करेक्शन नहीं है। समाचार पत्र जो हम समाचार पत्र खरीदते हैं वह है समाचार पत्र हमने यहाँ पर 50 रुपए का खरीदा है, जो हर महीने प्रतिदिन हमारे पास पत्रिकाएं आती है, पत्र आते हैं, समाचार पत्र आता है, उसका हम भुगतान करते हैं यहाँ पर 50 रुपए। और रोकड़ शेष जो है यह रोकड़ शेष को आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाता है, यह बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इस प्रकार से पूरे समायोजन हमारे हो जाते हैं। लेकिन एक समायोजन फर्नीचर पर 50 रुपए ह्रास लगाया, अर्थात यह फर्नीचर जो है उस पर ह्रास हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि ह्रास प्रतिवर्ष लगाया जाता है और यह हमारे लिए व्यवसाय के लिए हानि होती है, अन्य व्यय हमारे लिए, तो हम 50 रुपए ह्रास यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसका हमें योग करना होगा, और जैसे ही हम योग करते हैं तो योग करेंगे तो दोनों पक्षों का योग एक जैसा आना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है हमने इधर का योग किया तो सबको 752, 496, 76 और 32 रुपए जोड़ा तो 1456 रुपए आया यहाँ पर।
और इसी प्रकार हमने डेबिट पक्ष का पूरा योग किया और डेबिट पक्ष का जो योग किया हमने 236, 290, 224, 50 और 50, यानी ये पूरा हमें 850 रुपये आया। अब हम 1456 में से 850 घटा देते हैं तो हमारे पास 606 रुपये बचता है, अर्थात यहाँ पे जो शेष निकल के आएगा उसे हम 606 रुपये लिख देंगे और दोनों तरफ का योग लगा देंगे और इसे कहेंगे आय अधिक है व्यय पर। तो इसे शेष न लिखते हुए इसका नाम आधिक्य के नाम से इसे जाना जाता है और आधिक्य हम इसे कहते हैं। इस प्रकार से पूरा सवाल हुआ। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के सभी सवाल जो महत्वपूर्ण होते हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।